नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है किर्चॉस लॉ ऑफ फॉर करंट एंड वोल्टेज आर एप्लीकेबल फॉर। देखो जो किर्चॉस का दो लॉ होता है, एक होता है किर्चॉस करंट लॉ, दूसरा होता है किर्चॉस वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ सिर्फ डीसी सर्किट में ही एप्लीकेबल होते हैं या सिर्फ एसी सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं, या जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है उसमें एप्लीकेबल होता है, या दोनों एसी और डीसी दोनों सर्किट में किर्चॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर होगा जो किर्चॉस का दो लॉ होता है, दोनों लॉ हमारा एसी और डीसी दोनों बोथ सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट, सॉरी द करंट इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रिजोनेंस इज। देखो एक आरएलसी सीरीज सर्किट जब रिजोनेंस कंडीशन में होता है, आरएलसी सीरीज सर्किट जब रिजोनेंस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में करंट का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है करंट का वैल्यू, या मिनिमम होता है, या इन्फिनिटी होता है, या जीरो होता है? तो इसका आंसर होगा जब आरएलसी सीरीज सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट जो रिजोनेंस सीरीज आरएलसी सर्किट होता है उसमें इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है? रेजिस्टेंस के साथ बराबर होता है, और यह मिनिमम होता है, इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है। अगर इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ससेप्टेंस बी इज इक्वल टू। देखो जो ससेप्टेंस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस होता है, या रिएक्टेंस बाई इम्पीडेंस का स्क्वायर होता है, या रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस का स्क्वायर होता है, या रिएक्टेंस बाई इम्पीडेंस होता है? तो इसका आंसर होगा जो ससेप्टेंस होता है इक्वल टू क्या होता है ना? रिएक्टेंस डिवाइड बाई इम्पीडेंस का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर है ये किसका फॉर्मूला है? ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी याद रखो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल टू क्या होगा? जब दो कॉइल आपस में क्या होते हैं ना, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड मीन्स मान लो ये हमारा एक कॉइल है, ये और एक कॉइल है, ये जो कॉइल वन है इसका फ्लक्स सेकंड फ्लक्स में कट नहीं करेगा क्योंकि दोनों मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होते हैं। इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल तक नहीं आएगा, और इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल तक नहीं आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है इसका वैल्यू क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली देखो 1 होगा, या 1 से ज़्यादा होगा, या 1 से कम, या 1 होगा, या इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसका आंसर देखो अगर दोनों मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होते हैं तो क्या होगा ना? इसका वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि किसी भी इस कॉइल का फ्लक्स इसमें कट नहीं करेगा, और इस फ्लक्स इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल में कट नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो सिर्फ करंट में ही एप्लीकेबल होता है, या सिर्फ वोल्टेज में एप्लीकेबल होता है, या करंट और वोल्टेज दोनों में एप्लीकेबल होता है, या करंट वोल्टेज और पावर तीनों में एप्लीकेबल होता है? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो करंट और वोल्टेज में एप्लीकेबल होता है, लेकिन पावर के कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस व्हिच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑन इट्स ओन इज। देखो एक है इंडक्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है ऑल ऑफ दिज। इनमें से कौन सा डिवाइस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा जो रजिस्टर होता है ये इसका प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आर तो रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन अगर हम इंडक्टर लेंगे जिसको हम एल कहते हैं, इसका रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल होता है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × पाई × फ्रीक्वेंसी
इंडक्टेंस, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो डिपेंडेंट हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का भी ऐसे ही होता है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। तो ये जो इधर भी एफ क्या होता है ना डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसीलिए जो रजिस्टर होता है ऑप्शन नंबर सी ये फ्रीक्वेंसी के रजिस्टर की प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो रेफर्ड टू। देखो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर ये टर्म होता है ये चार में से किसके साथ बराबर होता है, मीन कि किसके लिए हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी या टर्म भी यूज कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए या पावर के लिए या रेजिस्टेंस के लिए या करंट के लिए। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मान लो ये एक रजिस्टर है, इस सर्किट में हम क्या करेंगे कनेक्शन करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को कनेक्शन करेंगे। तो इस कंडीशन में करंट का वैल्यू करंट लीड्स द वैल्यू, करंट लीडिंग करेगा या करंट लैग करेगा वोल्टेज से लैग करेगा, या करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे, या एनी ऑफ द अबव बी ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये करंट का वैल्यू लीड करेगा या लैग करेगा या सेम फेज में रहेगा। तो इसका आंसर होगा ये क्या है ना ये रेजिस्टिव लोड है। अगर सर्किट रेजिस्टिव होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहता है, थीटा क्या होता है 0 डिग्री रहता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है या प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो उस कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना रहता 90 डिग्री रहता। लेकिन ये रेजिस्टिव सर्किट है तो इसलिए क्या होगा दोनों के बीच में 0 डिग्री रहेगा, मीन्स करंट और वोल्टेज एक ही फेज में रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चौक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखो जो चौक होता है जिसको हम फ्लोरोसेंट ट्यूब या हम ट्यूबलाइट में यूज करते हैं जो चौक वो एक सिर्फ आरसी सीरीज सर्किट होता है, मीन्स रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट होता है, या रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट होता है, या रजिस्टर इंडक्टर सीरीज सर्किट होता है, या सिर्फ रजिस्टर सर्किट होता है। तो हम सब जानते हैं जो चौक होता है वो एक हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है। याद रखो जो चौक होता है वो एक हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है, लेकिन प्योर इंडक्टिव नहीं होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। तो क्यों प्योरली नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा जो चौक होता है वो आर एल मीन्स आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो चौक होता है वो हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव के साथ साथ रेजिस्टेंस भी कुछ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में जो इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला ये चार में से कौन सा करेक्ट है। इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 n² ए, या इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 n² ए बाई एल, या इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 n² ए एल, या इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 n² a² डिवाइड बाई एल। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 n² ए डिवाइड बाई एल। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एल होता है लेंथ, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन होता है नंबर ऑफ टर्न और म्यू होता है परमेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट थ्रू एन इंडक्टेंस फ्लोज। देखो जब किसी इंडक्टर मान लो ये इंडक्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडीशन में जो करंट होता है वो लीनियर ग्रोथ करता है। करंट का वैल्यू इस इंडक्टर में करंट का वैल्यू लीनियरली ग्रोथ करता है, या लीनियरली कम होता है, या एक्सपोनेंशियल डिके, या एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा
जब किसी इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तब क्या होता है ना, करंट का वैल्यू इंक्रीज तो करता है लेकिन लिनियरली नहीं करता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम किसी इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक ओपन सर्किट जैसा काम करता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, तो इसीलिए ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, हम कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गिवन लाइन वोल्टेज फॉर हीटिंग कोयल्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्टेड। देखो मान लो ये कोयल है, ये और एक कोयल है, ये और एक कोयल है, ये 4 कोयल है। इस 4 कोयल को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे या पैरेलल में कनेक्शन करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा। सीरीज में कनेक्शन करने से ज़्यादा हीट मिलेगा या पैरेलल में कनेक्शन करने से, ये 4 कोयल को पैरेलल में कनेक्शन करने से ज़्यादा हीट मिलेगा। ऑल इन पैरेलल या ऑल इन सीरीज या 2 पैरेलल पेयर, दो करके पैरेलल बनाएंगे, या 1 पेयर इन पैरेलल और 2 इन सीरीज। तो इसका आंसर होगा जब हम चारों कोयल को आपस में पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, उस कंडीशन में मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसमें जितना वोल्टेज रहेगा इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी उतना ही वोल्टेज रहेगा। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, तो सभी इस टोटल रेजिस्टेंस भी कम होगा जिससे करंट फ्लो भी ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज भी ज़्यादा होता है, करंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा ना, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, देखो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 न्यूटन पर सेकेंड या 1 न्यूटन सेकेंड या 1 जूल पर सेकेंड या 1 जूल कूलम। तो इसका आंसर होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 1 जूल पर कूलम। क्योंकि V इक्वल टू W/Q भी होता है, ये भी उसका एक फॉर्मूला है। V वोल्टेज इक्वल टू जो वर्क होता है जूल, और ये Q होता है चार्ज करंट कूलम होता है, तो ये भी उसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के मुताबिक इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल RLC सर्किट। पैरेलल RLC सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर होता है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर होल रूट ओवर किसका कैपेसिटेंस बाय इंडक्टेंस, ये होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर पैरेलल RLC सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये पैरेलल के बदले क्या होगा, सीरीज होता है, सीरीज RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा ना, इसका ऑपोजिट मीन्स इसका रिवर्स 1/R होगा, और ये नीचे L है, ये ऊपर में L होगा, नीचे C होगा। ये होता है सीरीज RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, और ये है पैरेलल RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और अगर सीरीज होता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल क्या होगा। मान लो ये हमारा मेटल का कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का फ्रीक्वेंसी मान लो हम इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो सरफेस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या वेरीज इन एन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, या कोई भी अनप्रेडिक्टेबल मैनर में ये चेंजेस होता है, वेरी होता है। तो इसका आंसर होगा जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा मीन्स रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, सरफेस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये जो क्वेश्चन है ये देखो, द कलर कोड ऑफ 47 ओम रजिस्टर विथ 1% टॉलरेंस वुड बी। इधर ये कलर कोड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, ये आपके लिए है। और इसका आंसर करेक्ट आंसर आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ABCD A या BC कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में नीचे इसका आंसर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।